गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरू कर दिया था और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ भी लिए थे। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास आपकी जो है वो दीपक सर ने ली थी और आप सभी ने पढ़ा होगा कि एचसीएफ जो है वो कैसे निकाला जाता है ना। एचसीएफ और एलसीएम जो है वो ज्ञात करने के लिए आपने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी होगी। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, वो प्रमेय क्या कहती है? पिछले से पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पिछली क्लास में दीपक सर ने फिर से रिवाइज करवाया था। तो बताइए कौन बच्चा बताएगा अंक गणित की आधारभूत? फटाफट से कोई भी बता दो, माइक ऑन करके। किसी को याद नहीं है क्या? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती थी? वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, किस किस को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वाई टाइप करें। जिसको वॉइस क्लियर है वो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो जिन बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फिर से मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट से। देखो, याद रखो, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी, जब तक आपका फर्स्ट चैप्टर चलेगा तब तक आपसे ये पूछा जाएगा। तो माइक ऑन करके अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं फटाफट से। 7:05 पे फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। कोई भी सही बोलो गलत बोलो, बस बोलो। चलो कोशिश करो। तो 7:05 हो चुके हैं, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि इस गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है क्या? अच्छा, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? एक बार बताइए। नहीं ना, एक मिनट। ठीक है, अभी अभी देखिए, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि इस गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उन सभी भाज्य संख्याओं को हम किन संख्याओं के गुणनफल में लिख सकते हैं? चलो अभी बताओ। आधी मैंने बताई, आधी आप बताइए। भाज्य संख्या को हम किसके गुणनफल में लिख सकते हैं? चैट में लिख लीजिए चाहे तो फटाफट से। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अभाज्य संख्याओं की गुणा में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? कोई भी अगर आपके पास भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्या की गुणा में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभी एक उदाहरण करेंगे, तो आप ही मुझे इसका उदाहरण बताएंगे कि अगर मैं आपको एक संख्या दे दूं जिसका नाम है 100, तो इस भाज्य संख्या को, 100 एक भाज्य संख्या है, आप मुझे इसे अभाज्य संख्या की गुणा में लिख करके बताइए फटाफट से। किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करते हुए आप मुझे 100 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख के बताइए। कोशिश कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, देखते हैं। हाँ, बाकी बच्चे भी बताएं फटाफट से। चलो इसको शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड अगर करने हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करना है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। तो मैंने क्या किया? मैंने देखा कि ये जो 100 था ये 2 से भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 के लिए विभाजकता का नियम पढ़ा था। वो कहता था अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से भाग हो जाता है।
तो मैंने यहाँ पे इसको 2 से भाग करना शुरू किया, 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पर हसल चले गई तो 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो नहीं होगा, तो अच्छा, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 2 2 5 5, ठीक है, तो ये 5 से जाएगा तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, 100 एक भाज्य संख्या थी, हमने उसे क्या कर दिया, हमने उसे अभाज्य संख्या की गुणा में लिख दिया। तो उसको हम लिख सकते हैं 100 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अगर इसे मैं आपको कहूं घात में लिख के बताइए तो कैसे लिखेंगे, फटाफट से माइक ऑन करके ये बता दो। मैम 2 की घात 2 और ठीक 5 है, की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो ये हमने पढ़ा है पिछली, मतलब पहली क्लास से नहीं पढ़ते आए हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, फिर वो प्रमेय हो गया, फिर अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इसी पर आधारित अभाज्य गुणनखंड पर आधारित एक सवाल करेंगे पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पोल में आपने सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर यहाँ पर 1001 के अभाज्य गुणनखंड निकाले जा रहे हैं, तो आपने बताना है कि इस x की जगह पे कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, और इस y की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखिएगा, प्रमेय पर आधारित ही सवाल है। प्रमेय अगर आपको समझ आ गई तो आपका आंसर आप देख के ही बता सकते हो, ठीक है, पर कोशिश करना सॉल्व करने की। प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्या को आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणन में, अभाज्य संख्या की गुणा में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो ऑप्शन में भी कुछ कुछ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब हिंट मैंने दे दिया, बाकी आप कीजिए, ठीक है। अभाज्य संख्या की गुणा पहले सॉल्व कर लो। अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है, ऑप्शन नंबर डिसाइड कर लिया है, और बेटा माइक ऑफ रखें। हेमलता आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो चलिए अभी पोल ओपन कर देते हैं और सभी अपना आंसर पोल में देंगे जिन्होंने भी इसका आंसर सोच लिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ आ चुका है इसका आंसर क्या होगा, एक्स और वाई की जगह पे क्या आने वाले हैं या क्या आना चाहिए, तो आप अपना आंसर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 17 के करीब बच्चे हैं, 17 में से जो है वो 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत से बच्चों ने क्लास को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो ऐसा ना करें बच्चों, पूरे 7 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ कुछ कंसेप्ट मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि पूरे 7 बजे आप क्लास में ज्वाइन हो जाया करें, या फिर 6:55 के करीब, ठीक है, 6:55 के करीब या 7 बजे तक तो ज्वाइन होना ही होना है। चलो, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सवाल आप सभी के सामने है। जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया उनको मैं समझा दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y को ज्ञात करो। अगर आप 1001 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये बताइए कि x की जगह पे क्या आएगा और y की जगह पे क्या आएगा। इसके लिए हमने एक हिंट का भी इस्तेमाल किया है कि हमें पता है कि जो भाज्य संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में ही लिख पाते हैं, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल करते हुए आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं और 19 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 4 बच्चे अब रहते हैं, तो चलिए अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चैट भी ओपन हो चुकी है, आप चाहे तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हो। ठीक है, चलो बताओ बताइए अपना अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। पहले हम क्या करते हैं, रॉन्ग आंसर्स को छांटते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते थे, सही सही ऑप्शन देखते थे ना, इस बार क्या करते हैं, गलत उत्तर को छांट के क्रॉस करते हैं। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा कि ऑप्शन बी और सी जो है वो हमने उनको गलत माना। बताओ फटाफट से। मैम माइक ऑन करके बता दें। हाँ मैम माइक ऑन करते। बी में तो वो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है हाँ 4, 4। और और 9 है मतलब ये भाज्य भी संख्या। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो तो ऑप्शन बी और सी तो पहले ही गलत हो जाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे ये 4 रख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं रख सकते। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तो 4 से कैसे भाग दे सकते हो आप, या तो 2 से भाग दोगे, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 11 से, या तो 13 से, है ना। ऐसे करते करते आप इन संख्याओं से भाग दोगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी पहले ही गलत हो गए, क्योंकि जो संख्या ये एक्स पे रख रहे थे वो भाज्य संख्याएं थी, ना कि अभाज्य, इसलिए ये दोनों हो गए गलत। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो अगर आप यहाँ पे 13 रखोगे तो 13 से ये भाग नहीं होगा। ठीक है, 143 जो है वो नहीं आएगा, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये किससे जाएगा, तो ये यहाँ पर 7 से भाग होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर तो 13 आएगा, हमें कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि एक तभी आता है जब ये वाली संख्या यहां पर होती है 13 एकम 13। तो इसका मतलब y की जगह पे 13 है, हमें कंफर्म है। लेकिन x की जगह पे कितना आएगा, तो x की जगह पे आएगा 7। ठीक है, 7 एकम 7, यहां पर 10 थे, 3 बच गए, इसके सिर पर चले गए, ये 30 बन गया। 7 चौके 28, 28 30 चाहिए था, लेकिन 28 ही मिल पाया, 2 बच गया, इसके सिर पर चला गया, 21 बन गया। 7 तिये 21। तो देखो यहाँ पे 143 जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बाकी सभी ऑप्शंस क्या हैं, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर आपने प्राइम फैक्टर भी सीख लिए, फिर आपने सीखा था पिछली क्लास में कि कैसे जो है वो एचसीएफ निकाला जाता है, महत्तम समापवर्त जिसको कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। तो अभी एक सवाल समझेंगे और उसके बाद उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको अब पोल के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। पिछली क्लास में आपने पूरा सीख लिया था, अब हम 2 एग्जाम्पल करेंगे और पोल में क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम निकाल रहे हैं एचसीएफ किस किस के बीच में, 30 और 32 के बीच में। तो पहले तो मुझे ये बताओ एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम जो भी अभाज्य संख्या होगी ना उसके हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, एलसीएम तो देखो, हाँ अच्छा, आप इसको हम एलसीएम नहीं कहेंगे। देखो हमने हमने निकालना एचसीएफ है ना, हाँ टुकड़े करेंगे, ठीक है, आपने ठीक कहा। एचसीएफ निकालने के लिए जो विधि का इस्तेमाल करेंगे उसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, उसको एलसीएम नहीं कहेंगे। एलसीएम अलग चीज होती है, ठीक है, उसको वो अलग चीज है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो कभी भी आपको कहा जाए कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप ये है, अपनी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी की स्क्रीन रुक रही है क्या, बताइए जरा। यहाँ पर तो मुझे ठीक नजर आ रहा है। नहीं, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर स्क्रीन का इशू है बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से रीजॉइन कर दो। ठीक है, चलो बताओ, अगर आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए होंगे अभी तक 30 के, बताइए 30 के अभाज्य गुणनखंड किससे मैं इसको भाग दूं फटाफट से। 2 से।
2 से, ठीक है, 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब इसको हम 3 से देंगे तो 3 पंजे 15 और इसको 5 से देंगे तो 5 एकम 5। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड जो कि अब आपने काफी अच्छे से सीख लिए हैं, ठीक है। 32 के निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ये भी हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ जिससे हमने निकालना है इसका HCF। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 30 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। और बात करें अगर हम 32 की तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। चलो इसको घात के रूप में लिख के बताओ, 2 3 और 5 को इसको घात के रूप में लिख के बताओ, कैसे लिखोगे? सोचो और बताओ। जिसके पास कोई घात नहीं होती उस पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी घात लगा सकते हैं? 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ठीक है। उसके बाद बात करें 32 की तो 32 के जो गुणनखंड हैं उनको आप घात के रूप में कैसे लिखेंगे? आप माइक ऑन करके भी अपना आंसर दे सकते हो। 2 की घात 5, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 यहाँ पे भाग कर रहा था, 2 लिख दिया। कितनी बार भाग कर रहा है? 5 बार। या कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। तो 2 की घात आ जाएगी 5। अब आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि घात से ही जुड़ा हुआ कुछ हमारा HCF जो है वो होता था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, 30 के नीचे ही मैं अभी लिख देती हूँ 32 भी, ठीक है। तो मुझे बताइए कि 30 और 32 का HCF क्या होगा? 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 1। नहीं बेटा, 2 की घात 2 तो नहीं हो पाएगा। दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका HCF जो है वो 2 है। पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो मैंने देखा इसके, देखो ये 30 और 32 एक है, ठीक है, मैंने इनको साथ में लिख दिया। अब इसको मत देखना, अब बस इन दोनों को देखो, इन दोनों को। 30 में भी 2 है, 32 में भी 2 है, तो पहले 2 लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं घात की तो इसकी घात पे मुझे 5 लिखना चाहिए या फिर 1 लिखना चाहिए? बताइए। 1। कारण क्या है, क्यों हम 1 लिखेंगे? हम दोनों में से सिर्फ एक बार 2 कॉमन है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो आपने पिछले क्लास में सीखा था कि HCF का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो होता है पहले तो कॉमन नंबर देख लो और उसके बाद कॉमन है मतलब दोनों के पास होगा, दोनों के पास है मतलब कि अलग अलग घात हो सकती है। जैसे यहाँ पर है, इसके पास घात में 1 है, इसके पास घात में 5 है। तो जो सबसे छोटी घात होती है उसी को हम अपने उत्तर में जो है वो लगा देते हैं। किसे? सबसे छोटी घात को। तो 5 और 1 में से छोटा था 1, तो 1 को मैंने इसकी जो है वो उत्तर वाली घात में लगा दिया। तो इससे हमारा आंसर आ गया है कि 2 जो है वो HCF होगा। किस वजह से? तो इस वजह से कि कॉमन ढूंढो, उसके बाद सबसे छोटी घात देखो किसकी है, उस घात को भी आप यहाँ पर लगा देना, ठीक है। चलो, तो अभी इसको हमने समझा था। अभी एक और सवाल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो वो क्वेश्चन अभी आप सभी करके बताइएगा, ठीक है। उसमें मैं आपकी अभी कोई हेल्प नहीं करूंगी। आपने उसमें मुझे अभाज्य गुणनखंड भी बताने हैं और HCF भी बताना है, ठीक है। सवाल में यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको मैंने अभी के लिए मिटा दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, आपने अब जो है वो HCF ज्ञात करना है 20 और 40 के बीच में। ध्यान से सुन लीजिए, 20 और 40। तो यहां पर इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 40। क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा और मुझे अपना आंसर बताओ, ठीक है। और इसके बाद बच्चों तुरंत आपको पोल के क्वेश्चन जो है वो नजर आ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी डाउट है, कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में आप उसको पूछ करके क्लियर कर लें, ठीक है। आप लिख रहे हैं 2 की घात 2 जो है वो इसका क्या होगा? HCF, ठीक है। एक आंसर आया है 2 की घात 2, बाकी बच्चे भी आंसर देंगे।
हाँ डायरेक्ट आंसर दे दो, मतलब ये हाँ गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे दो कि HCF क्या आएगा। अच्छा सभी बच्चे कह रहे हैं 2 की घात 2 आंसर आएगा, सभी का इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है, एक और आंसर आया है 2 की घात 2 गुणा में 5, एक आंसर आया है 3, एक आंसर आया है 2। चलो अब मैं शुरू करती हूँ और अब देखना कि कहां पर किसने गलती करी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर करते हैं इसको सॉल्व। 20 को हमने भाग देना है, 2 से भाग देंगे, 2 10 से 20 और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10 और यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमने क्या किए, 20 के गुणनखंड यहाँ पे निकाल के लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड अब लिखते हैं 40 के बारे में। तो 40 का आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर 2 10 से 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये इसकी गुणनखंड आ गई। ठीक है, तो मैं पहले 20 को लिख लेती हूँ उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, फिर मैं 40 को लिखूंगी उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 और 40 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर हम बात करते थे कि इसको क्या कीजिए, इसको घात के रूप में लिखिए। तो 20 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में 5 और 40 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणा में 5। ठीक है, किस किस को ये पॉइंट समझ आया, फटाफट से वाई टाइप करेंगे, क्योंकि यहीं पर आपका देखो अभाज्य गुणनखंड तो सभी निकाल लेते हैं, ऐसे भी सभी लिख लेते हैं, मेन होता है पावर में नोट करना, पावर में लिखना। तो 2 की घात 2 गुणा 5 और 2 की घात 3 गुणा 5 आ गया। अब निकालते हैं इनके बीच का HCF। तो HCF कहता है कि पहले तो उन सभी को लिख लो जो जो इनमें कॉमन है, जो जो इनमें उभयनिष्ठ है। तो बताओ यहां पर और यहां पर आपको कौन सी संख्याएं ऐसी दिख रही हैं जो 20 के पास भी है और 40 के पास भी है, सिर्फ संख्या बताओ। 2 और 5, बिल्कुल सही, तो 2 लिख दिया और 5 लिख दिया। ठीक है, बीच में लगा दिया गुणा का निशान। अब हमने कहा कि HCF में जब भी घात लगानी हो तो घात कौन सी लगती है, कॉमन संख्या तो देख ली, उसकी सबसे छोटी घात देखो, वही आपके उत्तर में लगाई जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी घात। तो अगर मैं यहां पर देखूं 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इस 2 की घात 2 है, इस 2 की घात 3 है, 3 और 2 में छोटा कौन, छोटा होता है 2। तो बिल्कुल सही, यहां तक आधा उत्तर तो सभी का सही था कि 2 की घात 2, 2 की घात 2 आएगा, लेकिन उत्तर अभी अधूरा है। क्यों, क्योंकि 5 भी तो कॉमन था, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, और हमने कहा था जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके सिर पे हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे भी 5 की घात 1, यहाँ पे भी 5 की घात 1, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों बराबर, तो उत्तर में भी 5 की घात 1 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए अगर 2 की घात 2 है तो यहाँ पर इसको खोल के लिख दो, खोल के लिखने की वैसे जरूरत नहीं है पर लिख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पर 5, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो आपका जो HCF है वो कितना आ गया, वो 20 आ गया। ठीक है, तो पहले कॉमन लिख लेना है, फिर देखना है कि छोटी घात कौन सी है, उसको उसके सिर पे लगा देना है, फिर सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। और ध्यान यहाँ पर आपने एक चीज का देना है कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके सिर पर कोई घात ही नहीं है तो उसके सिर पर आप अपनी मर्जी से 1 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट बच्चों हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल आराम से और सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पोल के रिजल्ट से ही आपकी रिपोर्ट इस बार बनेगी। ठीक है, पोल रिजल्ट आपको क्लास में मैंने भेज दिया था, उसको देख लिया करें। और एक और चीज, पोल रिजल्ट आपको इसी क्लास का ग्रुप में भेजा जाएगा, 7 से 8 वाली का। 8:30 से 9:30 का पोल रिजल्ट ग्रुप में नहीं भेजा जाता। ठीक है, चलो तो अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन में पढ़ लेती हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 तथा 45 का HCF ज्ञात कीजिए। 25 और 45 का आपने HCF निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बस थोड़ी ही देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा। तब तक के लिए सभी अपना आंसर सॉल्व करना शुरू कर दें, तुक्का कोई ना लगाएं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो।
5 सेकंड में पोल नजर आ जाएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1 पोल ओपन हो चुका है और जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर दे सकते हैं, जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आंसर देंगे, ठीक है। कोशिश करो, सही उत्तर आता है अच्छी बात है, गलत उत्तर आता है और अच्छी बात है। क्यों? गलतियां पकड़ में आएंगी, गलतियां पकड़ में आएंगी तो सुधारी जाएंगी, सुधरेंगी तो इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो तुक्का नहीं मारना है, कोशिश करो, कोशिश करने के बाद सही आता है गलत आता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। पर ट्राई सभी करें। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 7-8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व करो, ठीक है। जसिका, प्रियंका, हेमलता, आरती और अभी बाकी बच्चों के नाम थोड़े से याद करने पड़ेंगे। अमन माथुर जी के नाम से जो है पलक और रानी, ठीक है, काजल और लीना कुमारी जी के नाम से जो है एंड विनेश, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। ललित मान जी के नाम से जो है उन्होंने भी अपना आंसर दे दिया है। अच्छा, जिन बच्चों के अभी मुझे नाम नहीं पता, जिनके सिर्फ यूजर नेम मैंने लिए, वो अपना नाम बाद में चैट में लिखना, ठीक है। अभी तो चैट ऑफ है, बाद में चैट में नाम लिख लेना। चलो, तो 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास पूरे 20 बच्चे हैं, जिसमें से 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 17 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, ठीक है। तनु ने भी अपना मैंने भी आंसर कर दिया। दे दिया, ठीक है। शशि ने भी आंसर दे दिया है, कर दिया। ठीक है। आरुषि ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी हम वेट कर लेते हैं 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने अभी तक पोल में आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। तो 10 9, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम मैंने भी दे दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 8, मैम मैंने भी दे दिया। ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, कितने में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर चुना है। आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 25 के। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ इसके अभाज्य गुणनखंड। ये आ जाएगा 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। और यहाँ पर देखें तो 5 से ही करेंगे इसको भी। 5 9 45, 3 3 9 और 3 एकम 3। सभी का ऐसे ही आया होगा, है ना। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में लिखेंगे। 5 को मैं लिखूंगी 25 को मैं लिखूंगी 5 गुणा 5 और 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। घात की बात करें तो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2 और 45 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब अगर बात करें हम इनके बीच के HCF की, किसके? 25 और 45 के, तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो संख्याएं लिखेंगे जो कॉमन है। मैंने देखा कॉमन इसके पास भी 5 है और 5 है, तो सिर्फ 5 ही लिखा जाएगा। इसके पास 3 था पर इसके पास 3 नहीं था, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 5 लिख दिया। अब बात करते हैं कि उत्तर की घात क्या होगी। तो हमने अभी अभी पढ़ा था HCF मतलब सबसे छोटी घात। इस 5 की घात 2 है, इस 5 की घात 1 है, छोटा होता है 1, तो 5 की घात आ गई 1, तो 5 की घात 1 बराबर है 5 ही तो होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। वैसे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस इस मेथड से करना जरूरी है क्योंकि आपको दीपक सर ने भी बताया था कि आपको कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं। P की घात 3, Q की घात 4,
p की घात 4, q की घात 3, इनको सॉल्व करने के लिए, इनका HCF निकालने के लिए आपको जो है वो ये वाला मेथड आना ही चाहिए, ठीक है। और ये बोर्ड के क्वेश्चन है, ये ऐसे ही नहीं हम हवा में उठा के लाए हैं, ये कैसे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के। तो बोर्ड के इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से यहाँ पर हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस बार अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए 3 संख्याओं का, जो कि कौन कौन सी हैं, 12, 15 और 21। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, सॉल्व अभी मत करो, अभी एक मेरी लाइन ध्यान से सुन लो, उससे आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। 3 संख्याओं की जब बात करें तो कॉमन किसको लेना है, कॉमन आप उसी को लेंगे जो संख्या आपको तीनों में नजर आएगी। ऐसा मत करना कि अच्छा 12 और 15 में ये चीज कॉमन है तो कॉमन के आगे लिख लो, या 15 और 21 में कोई चीज कॉमन है तो कॉमन के आगे लिख लो, HCF के आगे लिख लो। बिल्कुल नहीं, जो आपको संख्या तीनों में नजर आएगी, इन तीनों में सिर्फ उसी को आपने कॉमन लेना है, और जो घात है वो भी तीनों से कंपेयर करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, अभी आप सभी खुद से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, सॉल्व कीजिए। सही आता है, फिर से वही बात, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है, गलतियां सुधारी जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अभी पोल ओपन हो चुका है, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो आंसर दे सकते हैं, जिनका अभी सॉल्व हो रहा है वो आराम से सॉल्व कर लें, ठीक है। हैंड रेज कर लो, है ना, माइक ऑन करके, अभी अगर आपको मतलब बताने की वैसे जरूरत नहीं है, आप हैंड रेज कर लो, ठीक है। जैसे कि ठीक है, प्रियंका ने कर लिया है, और देखो बहुत से बच्चों के हैंड रेज्ड हैं, तो जो आंसर दे रहा है वही हैंड रेज करें। जिन्होंने आंसर नहीं दिया बच्चों अपना हैंड डाउन कर लो, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना हैंड नीचे कर लो, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, धीरे 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 आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। 11 बच्चों के, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करते रहो, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो, ठीक है। ओके ओके, 21 बच्चे क्लास में हैं, सॉरी 22, 22 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों सॉल्व कर लो और अपना आंसर पोल में जाके आपने देना है, थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप, ठीक है। मैंने भी कर दिया। ठीक है ठीक है, तो जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है ना, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 16 बच्चों के, बहुत अच्छे सभी आंसर दे रहे हैं। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर लिया करो, जिसने भी, जैसे अभी हैंड डाउन है किस किस के, तो तरुण कुमार जी के नाम से जो है उनका हैंड अभी डाउन है, अगर आपने आंसर कर दिया तो बेटा हैंड रेज कर लो। अमित जी के नाम से जो है, और काजल जतिन प्रजापति जी के नाम से जो है, MS मधु जी के नाम से जो है, अनीश कुमार जी के नाम से जो है, इन बच्चों के हैंड डाउन है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। ठीक है, पोल अभी के लिए एंड हो चुका है। इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है। ठीक है, तो बताइए अपना अपना आंसर आप चैट में भी बता सकते हैं और हम करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व। तो 12 है, पता है कि 2 से ये भाग हो जाएगा, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 15 की बात करें तो ये तो 3 से जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 की बात करें तो ये भी 3 से ही जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं फटाफट से इनके गुणनखंड के रूप में। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 7। ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ये हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 और ये हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब अगर हम देखें तो अगर हम इनके HCF की बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइड में HCF किस किस का, तो 12, 15 और 21 का तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं। कॉमन क्या है, तो मैंने देखा इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तीनों के पास 3 था तो 3 को लिख लिया। अब बात करते हैं घात की, तो इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, तो इसकी घात में 1 ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास उत्तर आता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 3। ठीक है, इसका HCF क्या आ गया, 3, जो कि बहुत से बच्चों ने सही भी दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे, इसका आंसर देखते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़े, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करना है। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 35, 20 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। किस किस का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहला है 35, दूसरा है 20 और तीसरा है 15। इनके आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्त। ठीक है, चलो तो अभी मैं पोल ओपन कर देती हूँ। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल में दे देना, जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, चलो मैम कर दिया। मैम कर दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम कर दिया। ठीक है बच्चों, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सभी आंसर करेंगे। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, क्लास में हमारे पास अभी हैं 21 बच्चे। 21 में से जो है वो 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, ठीक है। हाँ, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा और वेट करते हैं, फिर हम पोल को एंड करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 19, 20, 21 बस 3 बच्चे अब रहते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। ओके, चलो तो अभी करते हैं पोल को एंड 10 सेकंड में। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, जो भी रहते हैं वो भी अपना आंसर पोल में दे दीजिएगा। रहते हैं वो भी अपना आंसर 10 पोल में, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2-1 अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा। आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं। तो करते हैं फटाफट से इसके गुणनखंड और देखते हैं क्या आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो 35 को हम करेंगे 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक है, 20 की बात करें तो 20 हो जाएगा आपका पहले तो 2 से, 2 10 से 20। ठीक है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। और बात करें इसकी तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इसको अब मैं डायरेक्ट घात में ही लिखती हूँ। ठीक है, इनको हम ऐसे सीधे घात में ही लिख लेते हैं कि अगर हम बात करें 35 की, तो 35 को लिखा जा सकता है 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 20 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 और 5 की घात 1। और 15 को लिखा जा सकता है 3 की घात 1 और 5 की घात 1। फिर हमने देखना था कि तीनों में कॉमन कौन है, क्योंकि उसी को तो हम अपना HCF मानते हैं, है ना। तो HCF अगर हमने निकालना है किस किस का, 35 का, 20 का और 15 का, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो कि इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन हमने देखा 5 था जो तीनों के पास था। बात करते हैं घात की, तो घात तीनों 5 की 1 है, तो उत्तर की भी 1 ही रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि HCF हमारा जो है वो 5 आएगा। ठीक है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इस बार, बहुत ज्यादा बच्चों का सही था। देखो अगर हम कंपेयर करें, पहला क्वेश्चन थोड़े से बच्चों ने गलत किया, दूसरे क्वेश्चन में जिनका गलत था उन्होंने भी सही कर दिया, तीसरे क्वेश्चन में जिनका दूसरा गलत था उन्होंने ये भी सही कर दिया। तो इसी को इंप्रूवमेंट कहते हैं कि आपकी गलतियां सुधरी, आप में जो है वो इंप्रूवमेंट हुई और आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर लिया। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम की, या फिर जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त्य कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 तथा 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करते हैं नीचे। ठीक है, पहले इसको हम खुद से सॉल्व करेंगे फिर सीखेंगे। 6 और 20 के बारे में कहा है, तो इसे कहते हैं एलसीएम। देखो जो बच्चे कह रहे थे कि HCF निकालने के लिए पहले एलसीएम निकालना पड़ता है, तो वो गलत था। HCF और LCM दोनों को ही निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या कोई बता सकता है अभी। HCF और LCM अगर हमें इन दोनों को निकालना है तो कौन सी विधि का यूज करेंगे। अभाज्य विधि। बिल्कुल बिल्कुल सही, किसका यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है, चलो तो ऊपर संख्या थी 6 और 20, तो चलिए बनाइए उसके फटाफट से आप गुणनखंड बनाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक 6 है और दूसरा है 20। 6 और 20 के अभी तो चलो हमें याद भी हो गया है ना, क्योंकि बहुत बार 6 20 आ चुका है। तो इसको चलो मैं फटाफट से मैं ही कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम एलसीएम सीखेंगे। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम भाग देंगे 2 से, 2 3 6 और 3 एकम 3। 20 को भाग देंगे 2 से, 2 10 से 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब फिर वही चीज एलसीएम निकालने के लिए भी क्या करना है, 6 को भी लिखना है कैसे, 2 गुणा 3 या फिर इसको घात में बदल दो, और 20 को भी लिखना है कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। यहां तक तो सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एलसीएम निकालने की, कि एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकाला जाता है। तो अब ध्यान से यहां पर देखना। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अब एलसीएम निकाल रहे हैं। पिछले केस में हम HCF निकाल रहे थे, अब हम निकाल रहे हैं एलसीएम किसका, तो 6 और 20 का। सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज हम देखेंगे कि इनके बीच में कॉमन क्या क्या है। चलो पहले तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें, 2 कॉमन है। ठीक है, गुणा का निशान अभी, और साथ में उसको भी लिखो जो कॉमन नहीं है या जो बच गए। कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बच गई उनको भी लिखो। तो कौन बच गया, ये 2 कॉमन हमने ले लिया है, इसके अलावा कौन कौन सी संख्याएं बच रही है, बताओ।
3 और 5, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। 2 तो हमने कॉमन ले लिया था, 2 1 2, अभी सिर्फ 2 लिखा, अभी घात नहीं लिखी, घात की बात बाद में करेंगे, ठीक है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3, 1 बच रहा है 5। चलो कॉमन ले लिया 2, जो कॉमन नहीं थे, जो बच रहे थे, उनको भी गुणा में लिख दिया। अब बात करते हैं घात की, तो घात आपने देखनी है इनकी जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं थे, उनकी घात वैसी ही रहेगी जैसी थी। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 की घात कितनी है, 1 है तो 1 ही रहेगी। 5 की घात कितनी है, 1 है तो 1 ही रहेगी। अब बात करते हैं अपने कॉमन, जो हमने 2 जो कॉमन लिया है इसकी घात के बारे में। एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात देखते थे, एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात देखेंगे। चलो बताओ, तो अगर मैं सबसे बड़ी घात देख रही हूं तो 2 की घात कितनी आएगी? 2, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। बड़ा कौन? 2 बड़ा है, तो 2 की घात 2 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके आ जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। करो, 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 जो है वो हमारा आ चुका है एलसीएम, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त किसका? तो 6 और 20 का, ठीक है। तो इसको फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूं। पहले यहां तक तो आपको आ चुका होगा कि अभाज्य गुणनखंड बनाओ और क्या करो, उनको घात के रूप में लिख दो। उसके बाद मेन स्टेप यहां आता है कि एलसीएम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो कॉमन चीज लिखी जाएगी जो दोनों के पास है, जैसे कि वो 2 था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 को लिख दिया। उसके बाद लिखा जाएगा उन सभी को भी जो बच गए, जो कॉमन नहीं थे लेकिन बच गए। जैसे कि इसके पास 3 बच गया है ना, इसके पास 3 बच गया तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। इसके पास 5 बच रहा था तो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये 2 चीज कर दी, कॉमन प्लस अनकॉमन लिख दिए। अब घात की बात करते हैं, तो जो अनकॉमन थे, जिनके कोई कॉमन नहीं था, जिनकी कोई जोड़ी नहीं बन रही थी, उनकी घात तो वैसी ही रहेगी जैसी कि ऊपर दी गई है। और जो चीज कॉमन आ गई, जैसे कि 2 कॉमन आ गया, इसकी हम देखेंगे सबसे बड़ी घात किसके पास है, वो यहाँ पे लगा दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दी, और जब सॉल्व किया जाएगा तो फिर हमारे पास आंसर खुद ब खुद जो है वो 60 आ चुका है, ठीक है। फिर से वही बात, ये मेथड हम क्यों सीखते हैं? एलसीएम निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं, बट हम इसी से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये आपके बोर्ड के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, इसलिए, ठीक है। एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है, इसलिए हमने आपको ये मेथड सिखा दिया। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, 6 के पास आया 2 की घात 1 और 3, यहाँ पे आया 2 की घात 2 और 5। जो कॉमन था वो कॉमन था हमारे पास 2, पहले हमने उस 2 को लिख दिया, फिर 3 को भी लिख दिया और 5 को भी लिख दिया यहाँ पर। फिर घात की बात करें तो इसकी घात तो वैसी की वैसी रखी इन दोनों की, लेकिन जो 2 कॉमन आया था उसमें हमने देखा सबसे बड़ी घात। देखो ध्यान रखना, जब बात करेंगे एचसीएफ की तो सबसे छोटी घात देखनी है, जब बात करेंगे एलसीएम की तो सबसे बड़ी घात देखनी है, ठीक है। उल्टा होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाई है तो छोटी घात देखेंगे, उल्टा हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लो है तो बड़ी घात देखें, ठीक है। उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो अभी इसको भी प्रैक्टिस से ही समझ आप पाएंगे। तो अभी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक सवाल देती हूँ, 96 और 404 वाला। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं साथ में ही, क्योंकि ये तो आप सभी को अच्छे से अब आ चुके हैं, है ना। और इसका जो मेन स्टेप है वो मैं आपसे पूछूंगी। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 96, यहाँ पर आ गया है 404। पहले 404 कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा ही था। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, और ये तो 101 से ही जाएगा क्योंकि ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अपने आप से ही भाग होती है, ठीक है। और बात करें 96 की तो इसके भी कर लेते हैं फटाफट से अभाज्य गुणनखंड। दो से करेंगे इसे भी, दो चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। बताओ किस किसका ये आ रहा है, या मैंने कोई गड़बड़ की हो तो आप मुझे भी बता सकते हो। सभी का इतना ही आया?
96 का करके। ठीक है, तो 96 को हम लिख लेते हैं डायरेक्ट ही घात में। अगर मैं बोलूं इसके घात में लिखो तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 1। और अगर मैं बात करूं 404 की, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। ठीक है, अब इसी की मदद से क्या करना है, आपने निकालना है एलसीएम। तो चलिए बताइए एलसीएम। सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूं और क्यों? अगर कोई माइक ऑन करके, सबसे बड़ी घात देखनी है पहले। हाँ पहले घात नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है और कौन कौन बच रहे हैं। ठीक है, चलो पहले कॉमन बता दो, क्या कॉमन है? 2 की घात दो। 2 को 2 कॉमन था, 2 लिख दिया। कौन कौन कॉमन नहीं थे, बच रहे थे, एक्स्ट्रा बच रहे थे? 101 और 3। ठीक है, 3 और 101। अब 3 और 101 की घात तो ऐसी कैसी ही रहेगी, तो इसको एक एक लिख दो, है ना। लेकिन सवाल उठता है कि 2 की घात क्या रहे, क्योंकि 2 था कॉमन। अब बताइए 2 की घात 96 के पास 5 है और 404 के पास 2 है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 5 या 2? एलसीएम निकाल रहे हैं। घात 5। ठीक है, एलसीएम में क्या देखा जाता है, कैसी घात देखी जाती है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी घात। क्यों? क्योंकि एलसीएम का नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लो मतलब छोटा, छोटे का उल्टा मतलब बड़ा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है तो उसका उल्टा कर दो, घात की केस में उसका उल्टा कर दो। क्या देखो, सबसे बड़ी घात देखो, इट मींस 2 की घात 5 यहां पर आएगा। ठीक है, अब इसको हमने आगे फिर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो देखते हैं कितना आएगा। आप ही कोशिश कीजिए तब तक। 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 101, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 3 गुणा 101, 101 में 3 की गुणा कर दो तो आ जाएगा 303, 303 में 32 की गुणा कर देंगे। फटाफट से करिए और मुझे बताइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 दूनी 6 क्रॉस 3 3 9, 0 का 0, 3 3 9, तो ये आ गया 6 9 6 9, मतलब कि 9696। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा एलसीएम जो है वो आ चुका है। ठीक है चलो, तो ये था हमारा एलसीएम। अभी देखते हैं आगे। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया, अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर उनको क्या किया, घात के रूप में लिख दिया। घात के रूप में लिखने के बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है पहले उसको लिख लो, कॉमन था 2। जो चीज कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो, 3 और 101। जो कॉमन नहीं है उनकी घात तो सेम ही रहेगी जैसी आपको नजर आ रही है, लेकिन जो कॉमन निकला जो कि 2 था, उसमें लग जाएगी सबसे बड़ी घात, मतलब 5। यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो बड़ा कौन था, 5 था, तो 2 की घात 5 लिख दिया। सॉल्व करने पर ये हमारे पास 9696 आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास 5 मिनट है, अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, 5 3 और 7 का आपने एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एचसीएफ नहीं एलसीएम। तो कोशिश करो, एलसीएम में क्या करना होता है, कॉमन है तो जरूर लेना है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना होता है। तो अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ चुका, यहां से हमें पता लग जाएगा, है ना। कोशिश करो, पहले तो निकाल दो अभाज्य गुणनखंड। चलो अभाज्य गुणनखंड तक मैं भी साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि वो सभी को अब आ ही चुका है। उसके बाद वाला आप करना। ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, और ये 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। अब इनको लिख लेते हैं। 3 को 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा
1 और 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1। अब अगर बात करें हम इनके एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 7 की, तो देखो एलसीएम कहता है पहले तो जो चीज कॉमन है वो लिखो। कॉमन तो कुछ नहीं था, कॉमन हमने कहा कि सिर्फ एक ही कॉमन है तो एक लिख दिया। अब कॉमन लिखने के अलावा जो चीजें बच रही हैं उनको भी लिखना है। तो कौन कौन बच रहा था? एक तो हमारा 5 बच रहा था, 3 बच रहा था और 7 बच रहा था। ठीक है, इसको गुणा करते हैं। 7 5 का क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? एक बार बताना। यस मैम। ठीक है, अभी जो है वो लाइट यहाँ पे चली गई तो थोड़ा नेट का इशू हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जब आप इसको गुणा करोगे, गुणा करके कितना आ रहा है बताओ? 105। ठीक है, तो अगर सभी के 105 आ रहा है तो इट मींस 105 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ क्या होगा? कोई बता सकता है? एचसीएफ 1। वेरी गुड, एचसीएफ होगा 1, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ उसे लिखा जा रहा है जो कॉमन होता है, वो सिर्फ अकेला है और वो कौन है? वो है 1। ठीक है, तो अभी क्लास को चलो यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एलसीएम पर आधारित पोल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम। बाय मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। बाय। सभी बच्चे अपना नाम चैट में लिखते जाएं जिन्होंने नहीं लिखा है। जिनका नाम पोल के रिजल्ट में नहीं आता, नॉट अवेलेबल लिखी हूं मैं जहां पर, तो वो अपना नाम भी लिखते हुए जाएं। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो। बाय बच्चों, बाय बाय, बाय एवरीवन। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, ठीक है, हाँ। किसी का कोई डाउट होगा तो आप बच्चों पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट। अनीश एमएस मधु जी के नाम से जो है, तरुण जी के नाम से जो है, बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, एमएस मधु जी के नाम से जो है आपने अपना नाम लिखा बेटा? मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। नाम लिख लो अपना चैट में। क्लास को लेफ्ट करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पे लाल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आप क्लास से लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, निशा कुमार, ओके बेटा, आपका नाम मैंने नोट कर लिया है। अभी आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो।